जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, यानी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं, संविधान सभा द्वारा किनको दोस्तों अपनाया गया है, उन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे और उनसे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो चीज़ें भी हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है, आपको बता दें जो ये क्लासेस चल रहे हैं दोस्तों संविधान की, संपूर्ण संविधान की, आपको बता दें सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो यूपी पुलिस का हो या यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम हो, जूनियर असिस्टेंट हो, यूपीएसआई हो, एसएससी जीडी हो, मतलब किसी भी एग्जाम के लिए ये बेस्ट क्लासें होंगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि ये हमारी 9th नंबर क्लास है। अगर आपने इसके पहले की क्लासें नहीं देखी तो आप जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर। ठीक है, और साथियों जैसे आप प्लेलिस्ट पे आएंगे ना, ये आपको दी जाएगा प्लेलिस्ट संपूर्ण भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों इस पे आपको संविधान की सारी वीडियो लगी हुई एक क्रम में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ा रखी है आप सभी के लिए। देखिए यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम्स के लिए हमने संपूर्ण हिंदी पढ़ाई है, तो देखिए ये इस वाले जाना होगा आपको और यहाँ पे संपूर्ण हिंदी मिल जाएगी यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम, जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो हो गया और दोस्तों फॉरेस्ट एसआई का। ठीक है, और अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं साथियों, या फिर यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं या रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, इस वाले प्लेलिस्ट को आप पढ़िएगा। ठीक है, यहां पर आपको यूपी पुलिस की संपूर्ण हिंदी आपको व्यक्तिगत रूप से मिल जाएगी। ठीक है, और साथियों यूपी स्पेशल तैयारी आप कर सकते हैं, इस वाले प्लेलिस्ट से आप यूपी स्पेशल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों इस वीडियो में हम प्रतीक चिन्ह देखने वाले हैं, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। उसको पहले बता दें अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। चलिए देखिए, पहला है राष्ट्रीय ध्वज। तो राष्ट्रीय ध्वज हमारा दोस्तों क्या है, आपको भी पता होगा कि राष्ट्रीय ध्वज क्या है, हमारा तिरंगा है। ठीक है, अब तिरंगा से संबंधित जो फैक्ट्स बनते हैं उनको हम देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पहली चीज कि दोस्तों इसे अपनाया कब गया था, तो दोस्तों याद रखेंगे कि तिरंगा को, है ना, तिरंगा को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे किसके द्वारा अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। और इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है दोस्तों, तो 3:2, यानी कि अगर 3 मीटर दोस्तों लंबाई होगा तो चौड़ाई कितना होगा, 2 मीटर। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ये आपके आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों तिरंगा की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। ठीक है, अब देखिए तिरंगा में रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, केसरिया, सफेद, हरा। ठीक है, और रंगों की 3 पट्टियों में बना, जिसे दोस्तों सफेद पट्टी के केंद्र में दोस्तों 24 तीलियों वाला क्या होता है, गहरे नीले कलर का चक्र बना होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चक्र में कितनी तीलियां होती है 2021 के एसएससी जीडी में। देखिए आसान क्वेश्चन हम अगर पूछ लेते हैं तो याद रखिएगा कितनी तीलियां होती हैं, 24। ठीक है, चलिए, और इसके डिजाइनर कौन है दोस्तों, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तिरंगा के डिजाइनर कौन है, तिरंगा को डिजाइन किसने किया दोस्तों, तो याद रखेंगे इनका नाम पिंगली वकैया। दोस्तों कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय तिरंगा के डिजाइनर कौन है, इसको डिजाइन किसने किया था, तो दोस्तों किसने किया है, तो याद रखेंगे पिंगली वकैया ने। कब इसको अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को साथियों। ठीक है, चलिए, और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत व पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर पर, कहां दोस्तों, भारत व पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर पर एशिया का सबसे ऊंचा तिरंगा दोस्तों हमारा तिरंगा फहरा रहा, कितने फीट ऊंचा, तो याद रखेंगे 460 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे। कुछ चीजें दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, कि तिरंगा के डिजाइनर कौन है, डिजाइन किसने किया, तो पिंगली वकैया जी ने। ठीक है, चलिए अगला है राष्ट्रीय चिन्ह। क्या साथियों, राष्ट्रीय चिन्ह, देखिए प्रत्येक देश का एक राष्ट्रीय चिन्ह होता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है आपसे पूछेगा, तो याद रखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। देखिए अशोक स्तंभ कहां स्थित है, सारनाथ में। ठीक है, अशोक द्वारा दोस्तों स्थापित है, तो अशोक स्तंभ कहां है दोस्तों, सारनाथ। सारनाथ कहां पड़ता है, तो ये आपको पूछ लेना कि सारनाथ है कहां, वैसे तो दोस्तों बनारस यानी वाराणसी में पड़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, सारनाथ में स्थित दोस्तों अशोक स्तंभ से लिया गया राष्ट्रीय चिन्ह। और आपको बता दें कि मूल स्तंभ में दोस्तों 4 सिंह है, यानी शेरों की संख्या कितनी, 4। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि मूल स्तंभ में दोस्तों शेरों की संख्या कितनी, यानी सिंहों की संख्या कितनी है, 4 है दोस्तों, जो साहस व निर्भीकता का प्रतीक है। ठीक है, याद रखेंगे। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में
कब अपनाया था? तो याद रखेंगे भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया, ठीक है। और दोस्तों ये क्वेश्चन तो आपका एवरग्रीन क्वेश्चन, मतलब हमेशा पूछा आता है कि दोस्तों जो इसमें दोस्तों सत्यमेव जयते लिखा होता है ना, ये कहां से लिया गया? सत्यमेव जयते वाक्य कहां से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद, देखिए उपनिषद में से एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद दोस्तों, वहां से सत्यमेव जयते लिया गया दोस्तों। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लगभग दोस्तों हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सत्यमेव जयते दोस्तों ये वाक्य कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद, कहां से दोस्तों? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। और यूपीएसआई में भी पूछा गया है, कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला है राष्ट्रगीत। देखिए यहां से क्वेश्चन कई बार बना है। राष्ट्रगीत दोस्तों क्या है? वंदे मातरम, ठीक है। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। आपको पता है, मैं एक चीज बता दूं, दोबारा से याद रखिएगा, जब दोस्तों 24 जनवरी 1950 का होता है हमारी अंतिम बैठक होती है, किसकी? संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और उसी समय दोस्तों राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और दोस्तों किसको दोस्तों? राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति, है ना दोस्तों, इन सबको दोस्तों क्या अपनाया था, ठीक है। तो राष्ट्रपति भी यहीं से बना दिया था राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। और ये चीजें दो याद रखेंगे, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोस्तों अंतिम बैठक में ही स्वीकार लिया जाता है, ठीक है। और एक चीज अगर यहीं से याद रख सको तो याद रखेंगे, जो उत्तर प्रदेश की स्थापना दोस्तों 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी, ठीक है। तो याद रखेंगे बहुत अच्छे से। चलिए तो राष्ट्रगीत दोस्तों वंदे मातरम कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। यूपीएसआई का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और दोस्तों यह कहां से लिया गया है? आपसे क्वेश्चन कई बार बनाया चीजें कि ये वंदे मातरम दोस्तों कहां से लिया गया है? तो आनंद मठ दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे आनंद मठ उपन्यास से लिया गया, जो कि किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में लिखा गया, ठीक है। याद रखेंगे कि वंदे मातरम वाक्य शब्द कहां लिया गया दोस्तों? वंदे मातरम जो है ये आपका राष्ट्रीय गीत जो है दोस्तों, इसको कहां से लिया गया है? तो याद रखेंगे आनंद मठ से, ठीक है। ये उपन्यास है किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा, ठीक है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया था कि वंदे मातरम सबसे पहले कहां गाया गया? तो याद रखेंगे सर्वप्रथम 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों। कहां? कलकत्ता अधिवेशन में 1896 के कांग्रेस के, ठीक है। चलिए और ये क्वेश्चन भी आपके यूपीएसआई में पूछा गया है। चलिए अगला देते हैं राष्ट्रगान। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन अधिनायक जय, है ना। तो राष्ट्रगान दोस्तों इसको भी कब बनाया गया? हमने बताया कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को, तो राष्ट्रगान को भी अपना लिया जाता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। तो याद रखेंगे राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, आपको पता होगा इन्हें सबसे पहले साहित्य का नोबेल दिया गया था एशिया में, ठीक है। चलिए तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः दोस्तों ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था, ठीक है, जिसका हिंदी संस्करण को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। देखिए इन्होंने जनगण मन को बांग्ला भाषा में लिखा था, जिसका हिंदी संस्करण को दोस्तों संविधान सभा द्वारा दोस्तों स्वीकार कर लिया गया, अपनाया गया। कब अपनाया गया संविधान सभा द्वारा? दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। और सबसे पहले गाया कहां गया? तो याद रखेंगे 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले ये गाया गया, जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक है। और दोस्तों इसका समय कितना होता है? तो 52 सेकंड, और आपातकाल में दोस्तों ये 20 सेकंड में गाया था। देखिए 52 सेकंड दोस्तों संगीतबद्ध के साथ, है ना, बढ़िया म्यूजिक चला के दोस्तों, ठीक है। चलिए ये चीजें याद रखेंगे। और इंपॉर्टेंट जैसे ये वाला आपका यूपीएसआई में पूछा गया है कि कहां, किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में 1911 को, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ चीजें और आपको बता दूं। देखिए आपको बता दें ये क्वेश्चन कई बार पूछा था कि दोस्तों कि वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा? दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। इन्होंने दोस्तों अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, अमार सोनार बांग्ला दोस्तों ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और भारत का भी जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक है। आपको बता दें अमार सोनार बांग्ला दोस्तों इन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान लिखा था, जिसे दोस्तों जब बांग्लादेश अलग हुआ दोस्तों 1971 में, तब इसने इसी को अपना राष्ट्रगान मतलब राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दे दी, ठीक। तो याद रखेंगे आपसे पूछेगा कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। और कौन है बांग्लादेश का राष्ट्रगान? क्या है? अमार सोनार बांग्ला। दोस्तों यहीं पे याद रख लेंगे कि पाकिस्तान का राष्ट्रगान क्या है, ठीक है। तो पाकिस्तान का राष्ट्रगान का नाम क्या है? कौमी तराना। दोस्तों किसने लिखा? क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो हफीज जालंधरी ने, ठीक है। अब देखिए मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मैं एक दिन पेपर सॉल्व कर रहा था यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट को, उसमें मुझे नेपाल का राष्ट्रगान लिखा हुआ मिल गया, ठीक है। पूछा गया था कि नेपाल का राष्ट्रगान किसने लिखा? दोस्तों तो उसमें था पीके राय,
किसने लिखा दोस्तों? पीके राय ने दोस्तों लिखा है। पीके राय यानी प्रदीप कुमार राय द्वारा नेपाल का राष्ट्रगान लिखा गया। और इनका राष्ट्रगान क्या है? सयो थुंगा फूल का, है ना दोस्तों। तो ये चीज इनके यहाँ का राष्ट्रगान है, कहाँ का? नेपाल का। और ये क्वेश्चन आपके जूनियर असिस्टेंट 2016 के पेपर में पूछा गया, ठीक। तो इसलिए मैंने सारे के सारे राष्ट्रगान एक दर पे, मतलब 3-4 राष्ट्रगान हमने एक ही दर पे कर दिया, ठीक है। चलिए याद रखेंगे। तो नेपाल का राष्ट्रगान दोस्तों किसने लिखा? प्रदीप कुमार राय ने। वही दोस्तों बात करते हैं हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका। तो श्रीलंका का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो दोस्तों याद रखेंगे आनंद समराकुन ने, है ना। और इनका राष्ट्रगान का श्रीलंका माता, है ना, श्रीलंका माते, है ना, याद रखेंगे। मगर दोस्तों आपको बता दें कि जो श्रीलंका का राष्ट्रगान ना, इसमें भी दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर का ही बहुत बड़ा हाथ है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि जो ये आनंद समराकुन है ना दोस्तों, ये जो इनके द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर के दोस्तों एक शांति निकेतन था ना, उसी से दोस्तों ये पढ़ करके उन्हीं से प्रभावित होकर दोस्तों, उनकी पंक्तियों से प्रभावित होकर दोस्तों ये जाते हैं और वहां का राष्ट्रगान लिखते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे। तो साथियों याद रखेंगे, बार दोबारा दिखा दें कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बांग्लादेश का किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। अमार सोनार बांग्ला। पाकिस्तान का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो हाफिज, ठीक है, हाफिज जालंधरी ने दोस्तों, कौमी तराना। और नेपाल का राष्ट्रगान दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, प्रदीप कुमार राय ने, ठीक है। और श्रीलंका का राष्ट्रगान किसने लिखा? आनंद समराकुन ने, श्रीलंका माता, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग। देखिए राष्ट्रीय पंचांग क्या आपको पता होगा कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साथ दोस्तों इस देश में शक संवत पे आधारित दोस्तों कौन सा कैलेंडर है? तो ग्रिगोरियन कैलेंडर, ठीक है, जो कि दोस्तों शक संवत पे आधारित है, जिसका प्रथम महीना दोस्तों चैत और अंतिम महीना फागुन होता है। दोस्तों हिंदी कैलेंडर आपने सुना होगा, ठीक है, शक संवत, ठीक है। और आपको बता दें कि चैत का पहला दिन दोस्तों 22 मार्च होता है। आपने सुना होगा कि दोस्तों ये हमारा हिंदुत्व कैलेंडर ना, तो वही चीजें बात की जाती है ना। तो इसी समय आपको पता होगा कि उस समय दोस्तों जब हमारे नवरात्र शुरू होते हैं ना, उसी समय हमारा नया साल भी शुरू होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है। तो 22 मार्च और अधिवर्ष में दोस्तों लीप ईयर में 21 मार्च को पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों इसे अपनाया कब गया? तो 22 मार्च 1957 दोस्तों शक संवत कैलेंडर के साथ में दोस्तों शक संवत पर आधारित ग्रिगोरियन कैलेंडर को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में स्वीकारा गया दोस्तों। अब आप पूछेंगे सर शक संवत क्या होता है? तो मैं आपको बता दोस्तों शक संवत क्या होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, देखिए अभी जैसे आपसे पूछेगा शक संवत कितना शक संवत चल रहा है, तो आप क्या करोगे? जो वर्तमान की दोस्तों क्या होती है सन होता है, यानी कि सन जैसे हमारा 2022 चल रहा ना, उसमें से दोस्तों 78 हम घटा देंगे ना, तो शक संवत हमें मिल जाएगा। यानी अभी 1944 से शक संवत चल रहा है, समझिए। जैसे वर्तमान दोस्तों ईयर से हम क्या करते हैं 78 घटा देंगे तो हमारा शक संवत निकल आएगा। जैसे अभी पूछेगा 2022 में कौन सा शक संवत चल रहा है, तो आप बताएंगे कि कौन सा चल रहा है 1944। क्यों? क्योंकि 2022 से हम क्या करेंगे 78 घटा देंगे, ठीक है। किसी भी साल का पूछेगा आप उससे 78 घटा के दोस्तों निकाल देना, वही शक संवत चल रहा होगा। एक दोस्तों विक्रम संवत भी होता है, याद रखेंगे। विक्रम संवत में क्या होता है? ये प्लस चलता है, यानी हम किसी चीज से पूछेगा कि 2022 में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, तो आप क्या करोगे? इसमें 57 साल जोड़ दोगे, यानी 57 जब जोड़ेंगे ना तो ये विक्रम संवत हो जाएगा, यानी 7 दोनों हो जाएगा और 5 2 7 और 0, है ना, यानी कि 2079, ठीक है। ये आपका विक्रम संवत होगा। यानी अगर शक संवत पूछता है तो आप क्या करेंगे 78 वर्ष पीछे चले जाएंगे, और दोस्तों अगर विक्रम संवत पूछता है तो 57 साल आप आगे के बता देंगे, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों विक्रम संवत और शक संवत। शायद आप समझ पाए होंगे इस चीज को, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? आपको पता होगा बाघ है ना, पैंथर टिग्रिस, है ना दोस्तों, बाघ है। और आपको बता दें कि 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी, ठीक है, ये भी याद रख लेंगे। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है मेरे साथियों। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारतीय मोर है। और भारतीय वन एवं वन्य जीव, है ना, भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 है दोस्तों, मोर को पूर्ण संरक्षण भी प्राप्त है, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है दोस्तों? याद रखेंगे। राष्ट्रीय पुष्प दोस्तों सही से लिख लीजिएगा, इस तरह से पुष्प होगा, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। और दोस्तों आपको बता दें राष्ट्रीय पुष्प कमल जो है वो दोस्तों आपके हरियाणा और कर्नाटक का राजकीय पुष्प भी है। देखिए राष्ट्रीय पुष्प तो पूरे देश का होगा, पूरे राष्ट्र का होगा, और राजकीय पुष्प दोस्तों अलग अलग राज्यों का। जैसे अपने राज्य का क्या है? उत्तर प्रदेश का क्या है? पलाश, है ना, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है दोस्तों। उसी प्रकार से ये जो राष्ट्रीय पुष्प दोस्तों कमल है ना, ये हरियाणा और कर्नाटक का राजकीय पुष्प भी है, ठीक है। चलिए 9वां नंबर दोस्तों, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है, ठीक है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद है दोस्तों। अभी राजकीय वृक्ष पूछ ले उत्तर प्रदेश से अशोक है, ठीक है। चलिए अगला राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है दोस्तों। राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। राष्ट्रीय नदी क्या है दोस्तों? गंगा नदी।
देखिए आपको पता होगा कि राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा नदी। आपको पता होगा इसके बारे में कि दोस्तों गंगा कहाँ निकलती है, गंगोत्री से दोस्तों, है ना। ये दोस्तों उत्तराखंड से निकलती है। वैसे दोस्तों इसका नाम वहाँ गंगा नहीं होता है, ये 5 प्रयाग बनाते हुए आती है। तो इसके बारे में दोस्तों भूगोल के चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, जियोग्राफी में, ठीक है। चलिए, इसकी कुल लंबाई 2525 है और दोस्तों ये 2 देशों से होते हुए बहती, कहाँ कहाँ, भारत और बांग्लादेश। बांग्लादेश पद्मा कहते हैं इसको, ठीक है। और दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरती। कितने राज्य, 5 राज्य, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश आती है अपने, फिर बिहार, फिर झारखंड और फिर क्या होता है, ये पश्चिम बंगाल चली जाती है। कहाँ चली जाती है, पश्चिम बंगाल दोस्तों। और उत्तर प्रदेश दोस्तों ये कहाँ से प्रवेश करती, किस जिले से, ये क्वेश्चन आपके यूपी टेट में पूछा गया, तो बिजनौर जिले से दोस्तों उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है, ठीक है। तो ये गंगा नदी के बारे में जान गए होंगे। चलिए, राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है दोस्तों, एशियाई हाथी। आपको बता दें कि 22 अक्टूबर 2010 को इसे घोषित करते हैं राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में। और हाथी दोस्तों मैं आपको बता दूं, केरल, कर्नाटक और झारखंड का राजकीय पशु है, ठीक है। कहां कहां का, केरल, कर्नाटक और झारखंड का हाथी राजकीय पशु भी है। और एक चीज याद रखेंगे दोस्तों, भारत का प्रथम हाथी अस्पताल कहां खोला गया दोस्तों, तो याद रखेंगे मथुरा में हाथी अस्पताल, ठीक है। याद रखेंगे कि मथुरा में भारत का पहला हाथी अस्पताल खोला गया है, ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए, अब दोस्तों राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन, जिसको तो सूसू भी कहते हैं ना, सूसू भी कहते हैं, ठीक है। तो गंगा डॉल्फिन दोस्तों क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, गंगा डॉल्फिन दोस्तों, ठीक है। गंगा नदी में पाई जाती है डॉल्फिन दोस्तों, ठीक है। अब बुद्धिमान दोस्तों जलीय जीव होती है ना ये। चलिए, याद रखेंगे और यहीं से दोस्तों 2-3 फैक्ट याद रख लेंगे, है ना, कि 5 अक्टूबर 2009 को जलीय जीव घोषित किया गया, किसको, डॉल्फिन को। इसीलिए दोस्तों प्रतिवर्ष हम 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाते हैं। और याद रखेंगे ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो रविंद्र कुमार सिन्हा जी को। किसको दोस्तों, रविंद्र कुमार सिन्हा जी को हम डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय मुद्रा दोस्तों, राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक। आपको पता होगा कि राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक दोस्तों कैसे होता है, ये आर बना रा बना होता है दोस्तों, ये ऐसे, है ना। तो ये दोस्तों आपके मुद्रा का प्रतीक है, ठीक है। ऐसे करके दोस्तों ये होता है आपके मुद्रा का प्रतीक दोस्तों, ये ऐसा ना। तो दोस्तों सैंपल हमें मिल नहीं रहा था उसमें, तो हम ऐसे बता दे रहे हैं आपको, ये याद रख लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों राष्ट्रीय मुद्रा प्रतीक क्या है दोस्तों, भारतीय रुपए को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, देखिए डॉलर ऐसा होता है ना, डॉलर हो गया दोस्तों, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, और एन की तरह दोस्तों नया प्रतीक मिल गया। यानी 5वां ऐसा देश बन गया भारत जिसके दोस्तों करेंसी का प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। और आपको बता दें कि रुपए का, देखिए ये बना कैसे, ये वाला जो हमारा रुपए का चिन्ह जो बना है दोस्तों, ये बना कैसे है, जो इस तरह से आपका बनता है ये दोस्तों ना, ये बना कैसे है, तो आपको बता दूं, ये रुपए का नया प्रतीक दोस्तों देवनागरी लिपि के रा से और रोमन लिपि के दोस्तों आर से मिलकर बना है। और किसने इसका डिजाइन किया है, तो डी उदय कुमार जी द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है साथियों। चलिए, तो ये चीजें समझ चुके दोस्तों। और आपको बता दें, जो हमारा मूल संविधान था ना, देखिए ये हो गए हमारे प्रतीक हो गए। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, ठीक है, और 22 भाग, और दोस्तों क्या है 8 अनुसूची थी। मगर दोस्तों हमारे वर्तमान जो संविधान दोस्तों, उसमें देखिए 470 प्लस अनुच्छेद। देखिए संख्या के मामले में दोस्तों 295 ही मिलेंगे, ठीक है। जहां भाग की बात करते हैं दोस्तों, भाग कितने हैं, तो भाग दोस्तों वैसे देखिए संख्या के मामले में 22 हैं, और अगर टोटल जोड़ देंगे 25 हो जाएंगे, ठीक है। और अनुसूची कितनी है, 12, ठीक है। ये समझ गए दोस्तों। थोड़ा सा हमारा वहाँ पे रह गया था, वो चीज़ हम थोड़ा भूल गए थे दोस्तों, उसको हम बता दे रहे हैं। इसको आप वहाँ पे लिख लीजिएगा। कहाँ पे आप लिखेंगे, तो दोस्तों संविधान सभा के नीचे लिख लेंगे, ठीक। जो संविधान सभा ने पढ़ाया था ना, उसके नीचे लिख लेंगे। देखिए संविधान सभा का कार्य हम बता दें, देखिए 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा दोस्तों किस रूप में कार्य करती थी, तो देखिए क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा के बारे में बात करते हैं ना। देखिए संविधान सभा पूर्ण रूप से दोस्तों संप्रभु निकाय हो गई थी। संप्रभु मतलब क्या होता है, इस पे किसी का हस्तक्षेप नहीं होना था, ठीक है। और याद रखना कि संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई थी, क्योंकि दोस्तों इसे 2 काम कर रहे थे। देखिए ये एक विधायिका के रूप में भी काम करने लगी, कब दोस्तों, 15 अगस्त 1947 के बाद। साथियों 15 अगस्त 1947 के बाद दोस्तों ये एक विधायिका का रूप में भी काम कर रही थी। विधायिका का दोस्तों कानून जो बनाता, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसको 2 काम करने पड़ रहे थे। कौन कौन से काम, पहली चीज संविधान सभा का निर्माण करना था। तो दोस्तों जब संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था, उस समय दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। 1947 के बाद दोस्तों क्या इसको 2 काम करने पड़ते थे, एक संविधान सभा का निर्माण करता था। तो उस समय जब संविधान सभा के बारे में संविधान सभा 2 काम कर रही थी। पहली चीज, जब संविधान का निर्माण कर रही थी, उस समय दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन होते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और दोस्तों दूसरा काम क्या होता था कि देश के लिए सामान्य कानूनों को लागू करना। अगर कोई दोस्तों लगता था ये कानून बना दिया जाए, ठीक है, तो ये भी
काम उस समय दोस्तों कौन कर रही थी? संविधान सभा, विधायिका के रूप में। विधायिका का होता है जो कानून बनाती है ना, तो उस समय दोस्तों जब ये कोई कानून बनाते थे ना, उस समय दोस्तों संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते थे? जीबी मावलंकर। ठीक है, जीबी मावलंकर दोस्तों जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनते हैं ना, तो याद रखेंगे। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी थी ना, क्योंकि संसद में ही कानून बनते हैं दोस्तों। और ये दोनों कार्य दोस्तों संविधान सभा कब तक करती है? 26 नवंबर 1949 तक, जब तक दोस्तों हमारा संविधान बनके तैयार अंगीकृत नहीं हो जाता। ठीक है, तो याद रखना, मेरे कहने का मतलब यही है कि दोस्तों संविधान सभा, क्वेश्चन आएगा कि जब संविधान सभा कानूनों संबंधी दोस्तों अधिकार बनाती थी तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन होते थे? तब दोस्तों कौन होते थे? जीबी मावलंकर। ठीक है, और जब संविधान का निर्माण किया जाता था तो उस समय दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी होते थे उसके अध्यक्ष। चलिए दोस्तों, थैंक यू। आपको बता दें साथियों कि आप जाइए हमारे प्ले लिस्ट पे, एक बार जाके दोस्तों इस वाले प्ले लिस्ट को देख लीजिएगा, यहाँ पे संविधान मिल जाएगा। और अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, ये आपके प्ले लिस्ट आपको दोनों मिल जाएंगे, हिंदी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।